कैसे हैं आप सब? मैम बढ़िया, आप सुनाओ मैम। मैं भी अच्छी हूँ, आज कल से बेहतर हूँ। हाँ, गुड। हाँ बेटा, कल हमने अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिख भी लिए होंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने खूब अच्छे से डिस्कस किए हैं। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मियां नसरुद्दीन। चैप्टर का नाम है मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी बताती है हमें कि ये उस टाइम की बात है। पहले हम उनका थोड़ा सा लेखक परिचय पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? कृष्णा सोबती जी के बारे में। सॉरी, गलत पेज खोल गया है। हाँ, नहीं है बात को। आज में भी आपकी कोई आईडी में भी कोई इशू था जो इतनी लेट से शुरू हुआ है। जी हाँ, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में गुजरात में हुआ था, पश्चिमी पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में है। इन्होंने वरुण लोहिया, डोंट डू दिस बेटा, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, हरकतें मत कीजिए। तो उनका जन्म 1925 में हुआ था गुजरात में, पश्चिमी पंजाब के में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी उनकी? नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, दाग से बुछड़ी, मित्र मर जानी, बादलों के घेरे में, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरी की, ये उनका कहानी संग्रह है। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण। उनको प्रमुख सम्मान कहाँ से मिला? साहित्य अकादमी सम्मान मिला, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान मिला और साहित्य अकादमी की महत्तक सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिले। यानी कि ये इतनी अच्छी राइटर थी, इतनी अच्छी लेखिका थी कि इन्होंने अपने लेखन जगत में इतने सारे पुरस्कार भी हासिल किए हुए हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, यानी कि उनकी अपनी एक अनोखी पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यानी कि वो कहते हैं ना बेटा, सागर में गागर भरना, यानी कि छोटे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करते ना। तो उनका यही मानना था कि कम लिखना ही उनकी विशिष्ट पहचान है। तो यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मक ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चिन्ह दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। ये उनके लेख हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव के भीष्म कहानी में
तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्कृत के क्षेत्र में हम हसरत शीर्षक से उनके का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसरत नामक सृजन एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषक प्रयोग में भी विविधता है। विविधता मतलब भिन्नता, ठीक है, यानी कि उसने अलग अलग तरीके से उसको लिखा है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत में तत्समता, तत्समता क्या होती है? तत्समता होती है बेटा जो संस्कृत के एज इट इज वर्ड्स होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी में जैसे कि तैसे हम यूज करते हैं ना, वो होती है तत्समता। तत्समता मतलब तत्व वैसा और समता मतलब समान, तो जैसे का तैसा, बिल्कुल जैसे का जैसा ही हम यूज कर लेते। तो संस्कृत में तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, नानबाई क्या होता है? नानबाई बेटा होता है जो रोटियां बनाते हैं, ठीक है, जो रोटी बनाने का काम करते हैं उसको हम नानबाई कहते हैं। तो इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का यानी कि वो खानी नानबाई है, अर्थात उनके बाप दादा जो भी थे वो नानबाई का ही काम करते थे। नानबाई मैंने जैसा कि मैंने बताया जो रोटियां बनाने का काम करते हैं उनको हम नानबाई कहते थे। यानी कि यही काम करते करते उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और यही काम करते करते उनके दादाजी ने काम किया, पिताजी को सौंपा, पिताजी ने काम किया, तो ये काम उनको सौंपा गया है। इस संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। सृजन मतलब उसको बनाया है, उसको तैयार किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, यानी कि उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो भी विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है, अर्थात उसमें भी उसकी भिन्नता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत में तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली थी, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियां नसरुद्दीन शब्दचित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिए गए, जिसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि, स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन ने अपने हमी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। महारत मतलब सक्षमता, कि वो अपने काम में कितनी सक्षम है। वे हमें इंसान का भी प्रतिनिधित्व हैं। मैं काट रही हूँ यार। मियां नसरुद्दीन जो है उन्होंने अपने मसीहाई अंदाज से बहुत बढ़ा चढ़ा कर के उस अंदाज में किया है, अपने भगवान के अंदाज में जैसे। तो उन्होंने रोटी पकाने की कला और अपने खानदानी को बताते हैं। वो महारत मतलब कि मेरे खानदान में जो भी जिन्होंने भी ये काम किया वो बहुत ज्यादा अच्छे से सक्षम थे, वो अपने काम में पूरी सक्षमता से करते थे। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ऐसे नहीं कि देख लिया आ गया, जी नहीं। किसी भी काम को तभी आता है जब हम करके सीखते हैं, काम करते करते खुद ही अभ्यास मत हो जाते हैं। तो सक्षमता तभी आती है बेटा जब हम किसी भी काम को जब करके सीखते हैं, तभी सक्षम होते हैं।
ये तो सत्यता है। हाँ जी। अब आ जाइए चैप्टर पे, मियां नसरुद्दीन। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार इसकी शॉर्ट समरी आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मियां नसरुद्दीन ये एक मुसलमान फैमिली से है। ये रोटी बनाने का काम करते हैं, और जब लेखिका एक बार वहां से गुजर रही होती है तो उनको थपथपाहट की आवाज आती है, जैसे रोटियां बनाते हैं हाथ से बनाते हैं, उसमें थप की आवाज आती है। तो थपथपाहट की आवाज को सुनकर वो ठिठक जाती है और उसी ओर चली जाती कि आवाज कहाँ से आ रही है। जाके देखती है तो देखती है बहुत सारा आटा लगा रखा है उन्होंने। वो कहती है कि आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है क्या? तो मियां नसरुद्दीन जी कहते हैं कि नहीं, प्रोग्राम नहीं है, हमारी ये दुकान है, हम ऐसे ही रोटियां बनाकर रोज बेचते हैं, ऐसा वो मियाँ जी बताते हैं। लेकिन जब वो मतलब कुछ और जिज्ञासा बस उनसे कुछ सवाल पूछती है, तो वो सोचते हैं कि कोई ये अखबार वाले हैं, अखबार वालों को फालतू टाइम पास समझते थे, पढ़ने वाले को भी टाइम पास समझते थे और बेचने वाले को भी टाइम पास समझते थे। यानी कि कोई जैसे उसके बारे में छानबीन करता उसको भी कहते हैं इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए फालतू में टाइम पास करते हैं। तो वो ऐसी शंका जाहिर करते हैं लेखिका के ऊपर भी कि क्या आप कोई अखबार वाले थे? नहीं हो? तो लेखिका कहती है कि नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बेझिझक उनको बताते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं कि भाई मेरा ये खानदानी पैसा है, यही काम करते करते मेरे पिताजी जो थे 80 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गए थे, और मेरे दादाजी थे वो भी यही काम करते थे, हमारा खानदानी पैसा है ये। तो वो और भी जिज्ञासा से पूछती है कि तुम कितने प्रकार की रोटियां बना देते हो? तो वो 56 प्रकार की रोटियां बताते हैं कि हम 56 टाइप की रोटियां हम बनाकर बेचते हैं यहाँ पर। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि कहते हैं कि यहाँ के जो दिल्ली के सम्राट थे उन्होंने एक बार डिमांड की थी कि कोई ऐसा पकवान बनाओ, ऐसी चीज बनाओ जो बिना आग और पानी के बनी हो। तो लेखिका का भी सिर घूम जाता कि ऐसे कैसे क्या बनाया होगा जो बिना आग के और बिना पानी के बना दिया। तो वो पूछती है कि क्या फिर तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया? वो कहता है हाँ बिल्कुल किया, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी इतनी प्रतिष्ठा नहीं रही होती। उन्होंने ऐसा किया, हमारे लिए ऐसा किया उन्होंने। तो वो अपनी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, और लेखिका उस सम्राट का नाम कोई पूछते हैं कि कौन सी सम्राट है, तो वो कहते हैं कि क्यों आपको क्या कोई चिट्ठी थोड़ी ना लिखनी है सम्राट को, सम्राट तो मैंने जो बता दिया वही ठीक है, आप मान लीजिए। इस तरह से वो अपने पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लेखिका को, और सच्चाई वो इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो लगा के थे, अगर सच्चाई बताते तो उनको पता चल जाता, इसलिए वो सच से मुकरते हैं और बस अपने आप में ही बढ़ा चढ़ा कर बताते रहते हैं। ठीक है, यही हमारी कहानी है, अब हम शुरू करते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक टफ वर्ड भी आएंगे आपके लिए, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी। वर्ड मीनिंग समरी हमने बता दी है, अब थोड़े से वर्ड मीनिंग समझ लीजिए ताकि आपको चैप्टर को समझना इजी हो जाए। देखिए, नानबाई, नानबाई किसको कहते हैं बेटा? जो तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करते हैं उनको हम कहते हैं नानबाई। काइया, काइया होती है या चालाक व्यक्ति को कहते हैं। पेशानी, माथा, मस्तक, यानी कि पेशानी पर पसीना छूटने लगा तो ये माथे पर पसीना छूटने लगा। अखबार नहीं, पत्रकार, खुराफात, शरारतें जो कहते हैं ना, खुराफात मत कीजिए, यानी कि शरारतों पे ध्यान मत दीजिए। आपका ध्यान तो हमेशा खुराफात में होता है, यानी कि आपका ध्यान हमेशा शरारतों में होता है। इल्म, इल्म होती है जानकारी, ज्ञान, यानी कि विद्या। तो उसको वो अपनी लैंग्वेज में कह रही है, क्योंकि मैंने बताया वो मुसलमान है तो वो अपनी उसमें कह रहे हैं कि इल्म, ठीक है, यानी कि उनकी जो विद्या है, उनकी जो शिक्षा है, ज्ञान है, उसको इल्म कह रहे हैं। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। मीना साज, मीनाकारी करने वाला।
रंग रेज कपड़ा रंगने वाला, जैसे हम साड़ियों वगैरह दुपट्टे वगैरह को कलर करवा लेते हैं ना, तो कपड़ा रंगने वाला, इनको डाई करवाते हैं जो। वालिद, वालिद कहते हैं पिता को, अपने फादर को। अख्तियार करना, अपनाना। मरहूस, मरहूम जिनकी मृत्यु हो चुकी हो, जैसे हम लगाते हैं ना स्वर्गीय, तो उसमें लगाते हैं मरहूम। मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर, क्षण भर। नसीहत, सीख। वजह फरमाना, ठीक बात कहना। वजह मतलब वजह है, वजह होता है ना, तो ठीक बात करना, ठीक ठीक बात कहना। शागिर्द, शागिर्द कहते हैं शिष्य यानी कि स्टूडेंट्स। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना, कहते हैं परवान चढ़ना है तो उन्नति की तरफ बढ़ना है। जमात, जमात कहते हैं कक्षा, श्रेणी, ठीक है, क्लास यानी कि। रुखाई, उपेक्षित भाव। तरेगा, घूर कर देखा। रुमाली, एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है, उसको कहते हैं रुमाली रोटी। जहमत उठाना, तकलीफ उठाना, कहते हैं ना कि आप इतनी जहमत क्यों की आपने, तो वो कहते हैं तकलीफ क्यों की। मजमून, टॉपिक यानी कि विषय, संदर्भ में। मजमून यानी कि उस संदर्भ में या उस विषय में, उस टॉपिक पर। हाँ जी, आप चेक करके आ जाइए। अपने मटिया महल की तरफ से नजर जाते हैं तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़कियां कैसे पहचान। का भी टाइम होता है। तो इसमें कृष्णा सोबती जी, इसकी जो राइटर है, इनकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी कहती है कि साहबो उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लोग उनके मसीही अंदाज का, यानी कि उनकी जो दादागिरी था, वो अपने आप में बहुत अच्छे नानबाई थे, अर्थात बहुत अच्छी रोटियां बनाने वाले थे, हजारों में एक थे वो अपने आप में। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गई। ये मटिया महल उस स्थान का नाम है, ठीक है, जहाँ से वो लेखिका जी जा रही थी, वहाँ का नाम है। तो वो कह रही है कि हम एक समय में दोपहर के समय में, यानी कि दोपहर में वो मस्जिद के पास से ही वहां से अपने मोहल्ले से, मटिया महल के उस मोहल्ले से निकल गई थी। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख खिटके, यानी कि जो वो आटा लगा रहे थे बहुत सारा, क्योंकि दुकान थी तो वो बहुत सारा आटा लगाते ही थे, तो उसमें पटापट की आवाज आ रही थी, उसको देखकर वो रुक गई। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने की। भाई हमने तो आज तक एक ही किस्म की देखी है, एक ही तरह की रोटियां बनाते हैं, तो वो बना के 56 किस्म की रोटियां बना रहे हैं। तो लेखिका कह रही कि जब मैं उस गली से गुजर रही थी तो मतलब आटे को पटापट पटापट की आवाज आ रही थी ना, तो वो उसको सुनकर रुक गई। उसने अपने मन में सोचा था कि सेवइयां बन गई है, लेकिन पास जाकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि खानदानी नाइब नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, यानी कि वो खानदानी पेशेवर है, यानी कि उनके खानदान में यही पेशा करते थे वो लोग,
तो वो भी यही पेशा कर रहे हैं। क्या पेशा कर रहे हैं? रोटियां बनाने का, जो कि प्रसिद्ध है। 56 तरह की रोटियां, यानी कि 56 टाइप की रोटियां बना दी थी। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। देखिए, मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि उसने बहुत सारे मौसम देखे थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा एज्ड थे, उम्र दराज थे वो। आंखों में काइयां, भोलापन, उसकी आंखों में जो कालापन था, ठीक है, यानी कि जो डार्क सर्कल होते हैं हमारी आंखों में, क्योंकि उम्र दराज थे, वो ज्यादा उम्र हो गई थी तो आंखों में काले घेरे भी आ गए थे। और वो मंझे हुए कारीगर के तेवर थे, यानी कि बहुत एक्सपर्ट थे अपने काम में, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। उनको देख के लग रहा था, उसके तेवर ही ऐसे थे कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। हम एक ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। फरमाइए। जब वो लेखिका जी कहती कि जब मैं उनकी दुकान पर गई तो उन्होंने सोचा कि कोई कस्टमर आया है, तो उनको कस्टमर समझ के उसने अपनी नजरें उठाई। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। जब लेखक ने सोचा था कि ये जो कृष्णा सोबती जी है वो हमारी कस्टमर है, उन्होंने कहा कि बोलिए क्या चाहिए आपको, ऐसे फरमाइए, बताइए। तो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। ऐसा कृष्णा सोबती जी कहती है। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। मियां नसरुद्दीन जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन आप बताइए आपको क्या पूछना है, तो टाइम तो हम निकाल लेंगे। फिर घूक कर देखा, और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले, अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ले समझते हैं। जब लेखिका जी ने, कृष्णा सोबती जी ने उनसे पूछा, क्या पूछा, कि हमें आपसे कोई सवाल पूछने हैं, तो मियां नसरुद्दीन जी ने कहा कि कोई बात नहीं, टाइम तो नहीं है, लेकिन हम आपके लिए टाइम निकाल लेंगे, लेकिन बताइए। लेकिन वो मन ही मन सोचते हैं कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो, क्योंकि हम तो अखबार बनाने वाले को और अखबार बेचने वाले को, दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? मियां नसरुद्दीन जी। किसको कह रहा है? कृष्णा सोबती जी को, यानी कि लेखिका जी को। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा। यानी कि इल्म, इल्म में हमने क्या पढ़ा था, विद्या या शिक्षा या ज्ञान। तो लेखिका जी कह रही है कि जो ये आप तरह तरह की रोटियां बनाते हैं, ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा, ये विद्या कहाँ से सीखा है, अर्थात ये शिक्षा आपने कहाँ से ली। मियां नसरुद्दीन जी ने आंखों के कंचे हम पर फेंक दिए। इसका मतलब क्या हुआ, मियां नसरुद्दीन जी ने उनकी तरफ मुड़कर देखा, ठीक है। तो मियां नसरुद्दीन जी ने आंखों के कंचे हम पर फेंक दिए। फिर तगेक कर बोले, क्या मतलब। पूछी साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या, नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रंगरेज, या तेली तबोली से सीखने जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा, किसने, कृष्णा सोबती जी ने, कि ये इल्म यानी कि ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला, कहाँ से सीखा,
तो उसने कहा था, उनकी तरफ चेहरे को घुमाया, उनकी तरफ देखा, उन रूप हुए कहा कि आपका मतलब क्या है? एक नान बाई का इल्म सीखने मैं क्या नगीना बनाने वाले के पास जाऊंगा, या आईना बनाने वाले के पास जाऊंगा, या मीनाकारी करने वाले के पास, या गफू करने वाले के पास, या कपड़ा करने वाले के पास, या तेल बेचने वाले के पास? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। उसने कहा कि आप क्या पूछ रहे हो, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, वालिद मतलब उसके पिताजी, तो हमने ये काम अपने पिताजी से ही सीखा। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मखबूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठैये पर। देखो बेटा, वालिद मखबूम पूछे कि इसमें बहुत सारे टफ वर्ड है, इसलिए मैंने पहले भी थोड़े से वर्ड मीनिंग दिए थे, वो एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको चैप्टर को समझना इजी हो जाए। और मुझे से बीच बीच में आ गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वालिद होते हैं उसके पिताजी, और मरहूम होते हैं मरे हुए। मरे हुए को कह रहे हैं यानी कि स्वर्गीय। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा काम है वो खानदानी काम है। मेरे बाप दादा का यही हुनर था, यानी कि उनका यही काम था, और हमने उन्हीं से सीखा है। और मेरे जो पिताजी थे उनके मर जाने के बाद मैं उन्हीं के ठैये पर बैठ गया, अर्थात उनके स्थान पर मैं आ बैठा। पहले यहाँ पर मेरे पिताजी काम करते थे, जब वो मर गए तो ये काम मैंने संभाल लिया। ठैया मतलब ठिकाना या स्थान, ठीक है। आपके वालिद, यानी कि वो कहती है आपके पिताजी, ये नसरुद्दीन की आंखें लम्हा बको किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से। हाँ, जब उनकी कृष्णा सोबती जी उनसे उनके पिताजी के बारे में पूछती है कि क्या आपके पिताजी, तो उनको अपने पिताजी की याद आ जाती है, और वो जलती हुई बत्ती जिसमें रोटियां सिक रही थी, वो सेक रहे थे, तो वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और कुछ ख्यालों में खो जाते हैं, यानी कि उनको मिस कर रहे होते हैं। और तब बताते हैं कि हाँ, मेरे पिताजी जब जिंदा थे तब, और वो इस नाम से मशहूर थे, और मेरे दादा इस नाम से मशहूर थे। ठीक है। बरकत शाही नान साहिब गढ़िया वाले के नाम से उनके पिताजी मशहूर थे, और दादा थे आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत मतलब उन्होंने जो शिक्षा आपको दी हो, ठीक है। कृष्णा सोबती जी कहती है कि आपको उन दोनों में से किसी की एक की नसीहत याद हो, उनका जो शिक्षा उन्होंने दी थी वो बात अगर आपको याद हो तो बताओ। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। पर यह तो बताइए, बताइए ही बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। कृष्णा सोबती जी वो कहते हैं कि हमारा खानदानी पेशा है, तो वो कहती है कि कुछ तो नसीहत दी होगी उन्होंने, कि उसको शिक्षा दी होगी। तो कहते हैं कि शिक्षा से नहीं होता, ये तो सीखने से होता है, नसीहतों से नहीं होता है ये काम। तो कहते हैं कि कोई तो ऐसी वजह बताइए। जब यानी कि आपने जब ये काम शुरू किया था तो सीख के तौर पे तो कुछ कहा ही होगा। कौन कह रहा है ये बात? कृष्णा सोबती जी किसको कह रही है? मियां नसरुद्दीन को। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे। किस चीज के कस खींचे?
क्योंकि वो चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। शुरू में ही आ चुका है, अगर आप लोगों का ध्यान हो तो चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। नस्रुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींची, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है आलिफ, बच्चा कहता आलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, और कह जीम। यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता है, वो इस तरह से समझाने की कोशिश करता है। मियां नसरुद्दीन जी अपने, जब वो कृष्णा सोबती जी उनकी शिक्षा के बारे में पूछती है तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। जब हम एक छोटे बच्चे को क्लास में बिठाते हैं तो वो बच्चा कैसे सीखते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही तो सीखता है। जैसे पहले यानी कि अल्फाबेट सीखता है या स्वर व्यंजन सीखता है, उसके बाद वो अक्षरों को जोड़ना सीखता है। तो वो इस तरह से समझाने की कोशिश करता है कि जैसे टीचर कहता है कि ये क्या है तो वो वही करते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो कर तो वही कहते हैं। इस तरह से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो इसी तरह से मैंने सीखा है। वो अपनी शिक्षा के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर पे आ गए हम। नहीं, ये पेज शेयर नहीं करना है हमें। वो क्या ना है, वो वाला पेज कहाँ है? ये तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। वो अपने दादा परदादा के हुनर के बारे में भी बताता है, अपने सीखने के तरीके के बारे में बता रहा है कि हमने इस इल्म को, इस ज्ञान को, इस शिक्षा को कैसे उन्होंने प्राप्त किया है। क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए हैं। कहाँ गया ये अगला पेज? पेज है यार। पेज नंबर 9, ठीक है। हाँ, वो अपने सम्राट के बारे में बताता है कि यहाँ के जो सम्राट थे, कहाँ चला गया?
ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, वो सीखने के तरीके के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, जब वो पूछती है कि आपने इसको कैसे प्राप्त किया, कैसे सीखा, अपने वालिद से, अपने पिताजी से उसको कैसे सीखा। तो वो बताता है कि अगर आपको कुछ कहलवाना है तो बताइए, दे देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ यानी कि अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए बैठता है तो उस्ताद कहता है कि कह आलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। यानी कि ये फारसी के कुछ एक शब्द है। तो वो इस तरह से बताता है कि जो टीचर कहता है तो बच्चा वैसे वैसे फॉलो करता है। इस बीच उस्ताद जोक का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप भगवान करता है। शागिर्द कौन बताया? शिष्य, उसका चेला जो है। उस्ताद कौन है? गुरु, जो ज्ञान देने वाला है। उस्ताद देने वाला और शागिर्द होता है लेने वाला। यानी कि उस्ताद पढ़ाने वाला और शागिर्द पढ़ने वाला, शिष्य। तो वो गुरु शिष्य का उदाहरण देकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि इसी बीच उस्ताद जोक का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप भगवान करता रहता है। भगवान मतलब तरक्की करता रहता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज में दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों। यानी कि वो ऐसे बताते बताते अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बिजी हूँ, इस तरह से कि यानी कि रास्ते में आने जाने वालों को रोक के उनसे बात करने की कोशिश करता है। उनसे बात करने की कोशिश करता है वो कि किसी कोई पुराना कस्टमर था, उसको बुलाता है और उसको दिखाता है कि भाई सुबह नहीं आए तो क्यों नहीं आए। यानी कि वो अपनी उसका पुराना कस्टमर था, रोटी वोटी लेने, खरीदने, खाना खरीदने आता होगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि आज आप सुबह क्यों नहीं आए। कहने का मतलब यह है कि वो लेखिका जी के सवालों से बचना चाहते थे। वो उनके सवालों से बचना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आंसर आगे। जैसे कोई सवाल का जवाब ना देना चाहे, वो अपने फोन में ध्यान देने लगते हैं कि सामने वाला खुद ही उठकर चला जाए। तो ऐसा ही कुछ एक वो जाहिर कर रहे थे। इससे निठल्ला वाला ही आ रहा है ये। कहने का शॉर्टकट मतलब ये है कि अब वो उनके सवालों से तंग आ चुके थे और उनकी से पीछा छुटाना चाहते थे। या नसरुद्दीन ने भी शॉर्ट समरी आपको मुझे लगता है समझ में आ ही गई होगी बेटा। और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है।